आदित्य को अभी भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके सामने जो खड़ी है वो वही अनामिका है जिसको वो जानता था। उसे इस चीज का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अनामिका उसके सामने इस तरीके से आएगी। वो पिछले 4 दिनों से इस ख्याल को अपने मन में चला रहा था कि अनामिका आखिर गई कहां, लेकिन कभी भी उसने ये नहीं सोचा था कि अनामिका ही उसकी आखिरी अपोनेंट बनकर उसके सामने आ जाएगी। जब आदित्य ने उसके चेहरे पर देखा तो उसे समझ आया कि वहां पर किसी भी तरह की रौनक नहीं है। उसकी आंखें ढंग से खोल नहीं पा रही हैं, उनके नीचे डार्क सर्कल आ गए हैं और उसकी स्किन ऐसी लग रही है जैसे बहुत दिनों से उसने पानी नहीं पिया। उसे समझ आ रहा था कि अनामिका ने बहुत टफ ट्रेनिंग की है जिसकी वजह से उसकी यह हालत हो गई है। उसे बख्शी सर के ऊपर गुस्सा आ रहा था कि उन्होंने आकर उसके साथ ऐसा किया ही क्यों। उसे लग रहा था कि शायद अनामिका इस चीज में बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं करना चाहती थी, पर बख्शी परिवार के लोगों ने उसे जानबूझकर इस सब में डाला और वो इतनी लेट हो गई है कि वो यहाँ से बाहर नहीं निकल सकती। जब आदित्य के मन में ये बातें चल रही थी, वहीं पर स्टैंड में बैठी हुई मनाली भी अनामिका को देखकर बहुत हैरान थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि अनामिका उसके सामने खड़ी है जिसको वो पार्टी वाले दिन ढूंढ रही थी। उसे समझ नहीं आया कि अनामिका आदित्य से लड़ने के लिए तैयार क्यों हो गई। लेकिन फिर उसने सोचा कि आदित्य ने उस दिन जब उसकी बेइज्जती करके दोस्ती तोड़ दी थी, वो बस उसका बदला लेना चाहती है। पर फिर मनाली ने सोचा कि ये इतनी बड़ी बात भी नहीं थी। फिर अचानक से अनामिका को क्या हो गया है, और वो बस आदित्य की तरफ घबरा कर देखने लगी। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे और वो उन्हें बाहर नहीं निकलने देना चाहती थी, क्योंकि उसे पता था कि अगर आदित्य उसकी तरफ देखेगा तो उसे फिर से फाइट लड़ने में प्रॉब्लम आएगी। इसलिए वो अपने आप को कंट्रोल करते हुए बैठी रही और तब बख्शी सर ने खड़े होकर माइक पर अनाउंसमेंट करते हुए कहा, लेडीज एंड जेंटलमैन, मैंने मेरी पोती को इंट्रोड्यूस कर दिया है, तो मैं आपको इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड भी दे देता हूँ। मैं बचपन से ही अनामिका को ट्रेनिंग दे रहा हूँ, जो किसी आर्मी के सोल्जर के बराबरी की है। वो पिछले 18 सालों से ट्रेनिंग कर रही थी, लेकिन कुछ दिनों पहले ही ब्रेक आया था। फिर सिचुएशन बदलने लगी और तब हमने इसे वापस ट्रेनिंग पर भेजा था। उसके बाद आज 1 हफ्ते में अपनी ट्रेनिंग वापस करके लौटी है। मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि आप ये सोचकर इसे बिल्कुल भी जज मत कीजिएगा कि ये मेरी पोती है या फिर इसके लड़ने की कैपेसिटी कम होगी। बस आप इसके हुनर को देखिएगा और उसी तरीके से अपनी बैटिंग लगाइएगा। फाइट में आगे क्या होना है वो तो हमें पता चल ही जाएगा। और बस मैं आपका और ज्यादा वक्त न गवाते हुए आपको बैटिंग लगाने का मौका देता हूँ। बख्शी सर के इतना कहते ही एलईडी स्क्रीन फिर से QR कोड दिखाने लगी। लोग अपनी बैटिंग लगाने लगे और वहीं पर आदित्य अभी भी हैरान होकर अनामिका की तरफ देख रहा था। उसे समझ आ रहा था कि बख्शी सर ने उसका इंट्रोडक्शन इसलिए दिया है ताकि आदित्य को पता चल सके कि जिसके साथ वो लड़ रहा है वो कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि एक ट्रेंड फाइटर है। उसे अब ये भी समझ आ गया था कि अनामिका जब उसे पहली बार हॉस्पिटल में मिली थी तभी उसका ब्रेक शुरू हुआ था, लेकिन उसके बाद उसने कभी भी आदित्य को इस बारे में बताया नहीं था, या शायद आदित्य ने उसके बारे में कभी भी पूछना सही समझा ही नहीं था। उसे अपने आप पर गुस्सा आने लगा और उसे लग रहा था कि ये फाइट उसके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम वाली होगी। जब बैटिंग लग रही थी तब उसके मन में ये भी चल रहा था कि बख्शी परिवार के लोग बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हैं। उन्हें पता था कि आदित्य जब अनामिका को अपने सामने देखेगा तो वो थोड़ा घबरा जाएगा और शायद फाइट लड़ने के बारे में संकोच भी करेगा, और यही हो भी रहा था। उसे फील हुआ कि उसके हाथ पांव कांप रहे थे और शरीर में हर जगह पसीना आ रहा था। बात दरअसल ये थी कि वो ये डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि उसे अनामिका से लड़ना है या नहीं। अनामिका उसकी आखिरी ओपोनेंट थी। अगर वो उससे लड़कर जीत जाएगा तो वहां से अमित को अपने साथ ले जा पाएगा, लेकिन अगर उसने अनामिका को हरा दिया या मार दिया तो वो अपनी एक और दोस्त को खो देगा। ये उसके लिए धर्म संकट जैसी सिचुएशन बन चुकी थी, जहां पर वो कुछ भी डिसाइड नहीं कर पा रहा था। तभी उसकी नजर एलईडी स्क्रीन पर शो हो रहे बैटिंग ग्राफ पर पड़ी। उसने देखा कि आज तक की सबसे ज्यादा बैटिंग उस फाइट पर लगी थी, जहां पर दोनों पर ही 5-5 करोड़ रुपए लग गए थे। आदित्य को समझ आ रहा था कि लोगों को इस चीज को देखकर बहुत खुशी हो रही थी कि आखिरी में एक नया कंपटीशन देखने को मिलेगा, लेकिन वहीं आदित्य के दिमाग में जो हलचल पैदा हुई थी वो उसे शांत बिल्कुल भी नहीं कर पा रहा था। तभी बख्शी सर खड़े हुए और उन्होंने माइक पर अनाउंसमेंट करते हुए आगे कहा, लेडीज एंड जेंटलमैन, आपने अपनी बैटिंग लगा दी है, इसके लिए थैंक यू। अब मैं अनामिका और आदित्य को ये अपॉर्चुनिटी दूंगा कि
कि वो अपने अपने वेपन सिलेक्ट कर लें और उसके बाद हम फाइट को शुरू कर सकते हैं। बख्शी सर के इतना कहते ही सब लोग अनामिका और आदित्य की तरफ देखने लगे और इंतजार करने लगे कि कौन किस वेपन को उठाएगा। आदित्य को ये बिल्कुल भी नहीं पता था कि अनामिका उससे लड़ना भी चाहती है या नहीं, लेकिन उसे ये पता था कि वो उससे बिल्कुल भी नहीं लड़ना चाहता। इसलिए उसने जोर से चिल्लाते हुए बख्शी सर की तरफ कहा, बख्शी सर, मैं ये फाइट नहीं लड़ना चाहता। आदित्य की इस बात को सुनकर सारे लोग बहुत हैरान हुए और किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि आदित्य ने ऐसा क्यों कहा। तब बख्शी सर के चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आ गई और उन्होंने बहुत ही अनजान होते हुए पूछा, क्या तुम श्योर हो आदित्य? क्योंकि तुम्हें हमारी डील पता होनी चाहिए कि अगर तुमने लास्ट फाइट के पहले अपने गेम से विड्रॉ किया या फिर तुम हार गए तो तुम्हें अपना सिर काट कर हमारे पैरों में रखना होगा। उसके बाद तुम अपने दोस्त के बारे में भी भूल सकते हो। अगर तुम इस चीज के लिए तैयार हो तो अभी कह दो, ताकि हम लोगों को उनका पैसा रिटर्न दे दें और इस चीज को यहीं पर खत्म कर दे। एक बार फिर से सभी की नजरें आदित्य की तरफ हो गई और लोग बस इंतजार करने लगे कि वो क्या कहेगा। वहीं पर आदित्य के मन में यह चल रहा था कि वो और भी ज्यादा मुश्किल में पड़ गया है, लेकिन उसे अनामिका से नहीं लड़ना था और वो इस चीज के लिए बहुत श्योर था। इसलिए उसने चिल्लाकर कहा, बख्शी सर, मैं जरूर अपनी फाइट लड़ना चाहता हूं और आखिरी फाइट खत्म करके अपने दोस्त को यहां से ले जाना चाहता हूं, लेकिन मैं आपको यह क्लैरिफाई कर दूं कि मैं अनामिका से बिल्कुल नहीं लड़ना चाहता। आप मेरा अपोनेंट चेंज कर दीजिए और फिर मैं चाहे 10 लोगों से भी लड़ने को तैयार हूं, लेकिन मैं इससे नहीं लड़ सकता। सभी को आदित्य की आवाज में एक हिचक और घबराहट महसूस हो रही थी, लेकिन किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों है। बख्शी सर के स्टैंड में बैठे जितने भी लोगों को अनामिका और आदित्य के रिश्ते के बारे में पहले से ही पता था, उन्हें आदित्य को ऐसा देखकर बहुत मजा आ रहा था। उन्हें पता था कि अब आदित्य फाइट से पीछे हट जाएगा और उसके बाद वो जीत जाएंगे। यही बात जब बख्शी सर ने सोची तो उनके चेहरे की स्माइल थोड़ी सी और बढ़ गई और उन्होंने कहा, नहीं आदित्य, हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तुम्हें याद होना चाहिए कि जिस दिन तुमने फाइट के कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया था, उस दिन इस बात को हम क्लैरिफाई कर चुके थे कि तुम्हारे अपोनेंट को सिलेक्ट करने और उनको तुमसे लड़वाने की सारी प्रोसेस रैंडम बेसिस पर हुआ। इस हिसाब से ही हमने एक भी फाइट के पहले ना तो तुम्हें कुछ बताया और ना ही तुम्हारे सजेशन को अब एक्सेप्ट करेंगे। यार तुम्हें ही डिसाइड करना है कि तुम्हें फाइट लड़ना है या नहीं। That's it। आदित्य को ये सुनकर और भी गुस्सा आने लगा, लेकिन ये गुस्सा उसे ज्यादातर अपने ही ऊपर आ रहा था। जाने अनजाने में ही सही, लेकिन उसने एक बार फिर से बहुत बड़ा गलत फैसला ले लिया था। गुस्से में उसने अपनी गर्दन नीचे झुका ली और वो अपने मन में इस सिचुएशन से निकलने का कुछ रास्ता सोचने लगा। सब लोग आदित्य के फैसले का इंतजार कर रहे थे, लेकिन वहीं बख्शी सर के चेहरे की स्माइल और भी बड़ी हो गई थी। उन्हें पता था कि आदित्य अगर इतना सोच रहा है तो वो जरूर फाइट से विड्रॉ करने के बारे में ही है। उन्हें लगा कि वो खुद इस बात को कह नहीं पाएगा और इसलिए उन्हें खुद ही कहना पड़ेगा। और वो माइक में कुछ कहने ही वाले थे कि तभी उन्होंने देखा कि आदित्य ने अपनी गर्दन सीधी की और वो जल्दी से अनामिका की तरफ गया। आदित्य ने जब अपनी गर्दन नीचे झुकाई थी तब वो अपना मन बना चुका था कि अगर वो अपने आप को इस फाइट से बाहर नहीं निकाल सकता तो वो अनामिका को मजबूर करके उस फाइट से क्विट करने को कह देगा। इस तरीके से सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। यही बात सोचकर वो जब अनामिका के पास पहुंचा तो उसने उसकी आंखों में देखकर कहा, अनामिका, मुझे पता है कि तुम ये फाइट नहीं लड़ना चाहती। देखो, अगर तुम एक बार कह दोगी तो सारी चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी और हम उसको यहीं पर खत्म कर देंगे। मुझे पता है कि ये लोग तुम्हें फाइट करने के लिए फोर्स कर रहे हैं, लेकिन तुम्हें ऐसा करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। मैं और मनाली तुम्हारे साथ हैं और हम इस चीज का ध्यान रखेंगे कि तुम्हें कोई भी कुछ नहीं कहेगा और ना ही तुम्हारे साथ कुछ करेगा। बस तुम एक बार कह दो कि तुम्हें मुझसे नहीं लड़ना है और मैं तुम्हें यहां से ले जाऊंगा। प्लीज अनामिका, कह दो कि तुम ये फाइट नहीं लड़ना चाहती। आदित्य अभी भी अनामिका की आंखों में देख रहा था, लेकिन ना तो वो कोई मूवमेंट कर रही थी और ना ही इधर उधर हिल रही थी। ऐसा लग रहा था मानो वो किसी गुड़िया की आंखों जैसी हैं जिनमें कोई मूवमेंट नहीं है। तब आदित्य को ऐसा लग रहा था जैसे अनामिका बख्शी परिवार के वश में है, इसलिए वो कुछ भी नहीं कह रही है। यही बात सोचकर उसने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन इतनी ही देर में अनामिका ने उसका हाथ झटक दिया और तेज आवाज में चिल्लाते हुए कहा, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी आदित्य। अगर मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूं तो मैं फाइट करने के लिए तैयार हूं। अब अपना टाइम फालतू की बातें करने में वेस्ट मत करो और जल्दी से फाइट करना शुरू करो।
वरना अगर मैंने पहले अटैक कर दिया तो ये मत कहना कि मैंने चीटिंग की है। आदित्य ने जब ये बात सुनी तब उसे समझ आ गया कि अनामिका किसी के बस में नहीं है, और वो ये बात अपने सच्चे दिल से कह रही है क्योंकि वो बस उसे खत्म करना चाहती थी। Thanks for your, thank you very much. Tomorrow the next episode will come.